टॉपिक है लैम्पोर्ट एंड वेक्टर क्लॉक। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, मतलब इस सेशन में हम क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ लॉजिकल क्लॉक, मतलब हमें लॉजिकल क्लॉक की जरूरत ही क्यों है। देन हम देखेंगे हैपन बिफोर रिलेशनशिप क्या होता है। देन हम देखेंगे लैम्पोर्ट एल्गोरिदम। देन हम देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज और देन वेक्टर क्लॉक एंड देन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लॉजिकल क्लॉक की जरूरत ही क्यों पड़ी, राइट। तो आप खुद ही सोचो, जब एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम हमें पता है कि मतलब मल्टीपल साइट्स होते हैं जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं और हर एक प्रोसेस में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, राइट। सो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यही, अगर हम बात करें इन द सेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, तो हमें क्या जरूरत होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक इवेंट कब हुआ है, राइट। सो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब कौन सा इवेंट कब हुआ है, इसीलिए हम सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे दो सिस्टम है, राइट। जैसे दो सिस्टम है, एक लेट्स से मेरा क्लाइंट है, जैसे मेरा सिस्टम एक क्लाइंट है और एक बैंकिंग सर्वर है, ठीक है, जो कि एक सर्वर है, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ट्रांजेक्शन करना है जो कि एग्जैक्टली 3 बजे हो। सो तो क्या होना चाहिए कि एग्जैक्टली 3 बजे वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए दोनों में, राइट। तो दोनों में एक ट्रांजेक्शन, एक मैसेज जाना चाहिए मेरे सिस्टम से सर्वर पे, राइट। सो अगर वो दोनों सिस्टम आपस में सिंक्रोनाइज ही नहीं होंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो यही कंसेप्ट होता है, हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सो हमने देखा था कि फिजिकल क्लॉक्स कैसे। सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं कि लैम्पोर्ट ने सबसे पहले बोला था कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम किसी भी सिस्टम को परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, राइट। सो हमने देखा था कि फिजिकल क्लॉक में काफी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम बर्कली एल्गोरिथम भी यूज करें या फिर क्रिश्चियन करें, तो देर आर सम लिमिटेशंस, वी कैन नॉट डू सिंक्रोनाइजेशन परफेक्टली, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लॉजिकल क्लॉक का कंसेप्ट यूज करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, या तो हम क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर ले, राइट। लेकिन हमें पता है कि क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते परफेक्टली। सो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि ऑर्डर इवेंट्स ऑर्डर कैसे हो रहे हैं। कि मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये पता होना चाहिए कि जैसे एक इवेंट, कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन सा इवेंट बाद में हो रहा है, एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए तब भी ठीक है। तो इसके लिए हम लॉजिकल क्लॉक का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। सो लॉजिकल क्लॉक सिंपली वी कैन से, यू कैन सी द 4 पॉइंट कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉजिकल क्लॉक इज completely independent of physical clock, right? It is a kind of system generated clock or it's a kind of software clock. So next slide पे आते हैं। so so लैम्पोर्ट ने कुछ फैक्ट्स पता करें एक पर्टिकुलर इवेंट में कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में n नंबर ऑफ प्रोसेस है, राइट। सो हर एक प्रोसेस को हम पी से डिनोट कर सकते हैं। लेट्स से, सो हियर यू कैन सी, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर दो इवेंट्स एक पर्टिकुलर एक सिंगल प्रोसेस के अंदर हो रहे हैं, सो वी नो दैट कि वी हमें पहले से पता होता है कि कौन सा इवेंट पहले है, कौन सा इवेंट बाद में, बिकॉज हमें पता है पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर फिजिकल क्लॉक होता है और हमें पता है कि फिजिकल क्लॉक से कैसे इवेंट्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है, जैसे हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमें पढ़ा था कि हर एक क्लॉक के नेगेटिव एज या फिर पॉजिटिव एज पे पर्टिकुलर इवेंट होता है, राइट। सो ये तो हमें पता है कि एक प्रोसेस के अंदर कोई भी इवेंट इवेंट हो रहा है तो हमें ऑर्डर पता है कि कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है। सो और एक और चीज है कि अगर दो अलग अलग प्रोसेस अलग अलग साइट में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो मैसेज जिसने सेंड किया और जिस प्रोसेस ने मैसेज रिसीव किया, तो डेफिनेटली सेंट मैसेज हमेशा उससे पहले होता है। तो हमें ये वाला ऑर्डर भी पता है। सो लैम्पोर्ट ने ये दो ऑब्जर्वेशन पता लगाई, राइट। सो अब इसके बाद देखते हैं second, हाँ। सो हैपन बिफोर रिलेशनशिप। सो हैपन बिफोर रिलेशनशिप में क्या है कि ये जो पार्शियल ऑर्डरिंग जो उसने जो ये जो ऑर्डरिंग इसने इसने जो 2 पॉइंट्स इसने ऑब्जर्व किए थे, उससे इसने हैपन बिफोर रिलेशनशिप जनरेट किया, राइट। तो हैपन बिफोर रिलेशनशिप में, हैपन बिफोर रिलेशनशिप इससे डिनोट करते हैं हम, ये एक फॉरवर्ड एरो जो दिख रहा है ना, इससे। सो हैपन बिफोर रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट, राइट। सो HB1 इज, ये हमारा पहला पॉइंट है।
तो ये बताता है कि if there exists one event such that in a particular process pi, if there exists some pi, if there exists एक कोई भी एक ऐसा प्रोसेस अगर एग्जिस्ट करता है जिसमें एक इवेंट दूसरे इवेंट से पहले हुआ है, मतलब देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन देम, ई हैज हैपेंड बिफोर ई प्राइम, तो हम कह सकते हैं ई हैज हैपेंड बिफोर ई, ई इज रिलेटेड विद हैपेंड बिफोर रिलेशनशिप, राइट? तो ई इज हैपेंड बिफोर ई प्राइम। और दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कोई मैसेज है एम, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सेंड एम एज इज हैपेंड बिफोर रिसीव एम, राइट? सो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि अगर तीन इवेंट्स ऐसे हैं such that they are related with a happen before relationship like this, e is happen before e prime and e prime has happened before e double prime, so by the rule of transitivity we can say that e has also happened before e double prime, right? So यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, मतलब ये आइडिया क्यों यूज यूज हुआ हैपन बिफोर रिलेशनशिप का, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। क्लियर भाई, क्लियर। क्लियर है ना? बिल्कुल। हम क्यों, उसने क्यों ये, मतलब बेसिकली आइडिया क्या था उसका, मतलब एटलीस्ट हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है। सो उसने ये दो कॉन्सेप्ट उसको पहले से पता चल गए थे कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर दो इवेंट्स है तो हम तो उनको ऑर्डर कर सकते हैं, तो हम उनको एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प दे सकते हैं कि हाँ, इसको मैंने जो इवेंट पहले हुआ है उसको मैं पहला टाइम स्टैम्प दूंगा और दूसरा इवेंट उसको दूसरा टाइम स्टैम्प दूंगा। तो अगर मैं उन दोनों टाइम स्टैम्प को देखूंगा तो मुझे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाला इवेंट पहले हुआ है और दूसरा वाला इवेंट बाद में हुआ है। सो ये दो चीजें हैं, अगर ठीक है। सो नाउ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट? सो देखो, लेट्स यहाँ पे तीन प्रोसेसेस हैं। सो पहले प्रोसेस में लेट्स से एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी। सो देखो लैम्पोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर दो इवेंट है सो दे आर कनेक्टेड विद हैपन बिफोर रिलेशन, हम क्या कर सकते हैं, ए को हम एक टाइम स्टैम्प दे सकते हैं 1 और बी को हम टाइम स्टैम्प दे सकते हैं 2, बिकॉज वी आर श्योर कि हम इनको डेफिनेटली 1 और 2 दे सकते हैं। और जब भी हम इन दोनों टाइम स्टैम्प को देखेंगे वी कैन ऑर्डर द इवेंट, राइट? कि ए हमारा पहले हुआ है एंड बी हमारा बाद में हुआ है। और लैम्पोर्ट ने दूसरा ये भी ऑब्जर्व किया था कि अगर दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो सेंड वाला इवेंट होगा उसका टाइम स्टैम्प डेफिनेटली, मतलब जो रिसीव वाला इवेंट वो हमेशा बाद में होगा, सेंड वाला हमेशा पहले होगा, तो हम सेंड वाले को रिसीव वाले से एक टाइम स्टैम्प कम दे सकते हैं, राइट? सो हम देख सकते हैं बी को इसने 2 दिया है और सी को इसने 3 दिया है। सो वी कैन ऑर्डर लाइक दिस, सो लेट्स से 1 2 3, ए को 1, बी को 2, सी को 3 एंड देन डी को 4 एंड एफ को 5। सो इस तरीके से हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग दोस 2 पॉइंट्स, राइट? अब देखो, तो यहाँ पे हम मैंने लिखा हुआ है कि मतलब it can be seen that A has happened before B because because events have occurred in the same process, right? And similarly, C has happened before D because they have happened in the same process. And B has happened before C because they are related with the send and receive events. And similarly, D has happened before F, right? And हाँ, एक और चीज पॉइंट नाउ, यहाँ पे जो प्रोसेस P1 है एंड देन प्रोसेस P3 है, इन दोनों में जो इवेंट है A और E, अब देखो इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है बिकॉज, क्योंकि ये दोनों इवेंट्स एक अलग अलग प्रोसेस के, सबसे पहला पॉइंट, और दूसरा इन दोनों में कोई भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ताकि हम ये अज्यूम कर पाए कि इवेंट ए पहले हुआ है या इवेंट ई बाद में हुआ है, राइट? सो हम कोई कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, तो हम इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्करेंट इवेंट्स, राइट? सो ए और ई भी कॉन्करेंट है एंड बी और ई भी कॉन्करेंट है। सो डेफिनेटली जो हमारा हैपन बिफोर रिलेशनशिप ये तभी काम कर सकता है, हम इन हैपन बिफोर रिलेशनशिप से ऑर्डरिंग तभी कर सकते हैं, या तो जो भी दो पेयर ऑफ इवेंट्स हम देख रहे हैं या तो वो एक प्रोसेस के हो या तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एटलीस्ट वो दोनों इवेंट्स, राइट? चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली किस सेंस में, लेट्स से ए और डी इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड बिकॉज बाय द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी, राइट? बट यहाँ पे ए और ई आपस में किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ए पहले हुआ है ई बाद में हुआ है या ई पहले हुआ है ए बाद में हुआ है, राइट? हम कुछ नहीं कह सकते, सो दे आर concurrent, right? So this is the limitation of this is one of the limitations of Lamport logical clock. So logical clock concurrent events को order नहीं कर पाता, right? So मैंने यही लिखा है कि A और E आपस में concurrent है, so हम इसको नहीं कर सकते हम, ठीक है? So now
लेट्स सी व्हाट इज लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक। तो लैम्पोर्ट ने यही जो उसने ऑब्जर्व किया था ऑर्डरिंग को, उसको एक न्यूमेरिकली एक क्लॉक के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है बाय यूजिंग लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक, राइट। तो उसने एक मैकेनिज्म बनाया था। सो लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक क्या है, एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर काउंटर है जो कि जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है फिजिकल क्लॉक से, राइट। सो हर एक प्रोसेस का एक अपना लॉजिकल क्लॉक होता है, एंड which is used to do some called which is used to do time stamping, which is known as Lamport timestamp, right? So uh, a particular event E at particular process I, उसका जो टाइम स्टैम्प हो वो हम एल आई ऑफ ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी एल आई मतलब टाइम स्टैम्प ऑफ प्रोसेस आई फॉर द इवेंट ई, राइट। एंड एल एक जनरल टर्म है फॉर द इवेंट ई एट एनी पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट। तो ये नोटेशन है उसका टाइम स्टैम्प का। सो हम एल्गोरिदम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। सो सबसे पहले क्या होगा, सभी प्रोसेस का मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले सभी को हम टाइम स्टैम्प जीरो देंगे, राइट। तो सभी प्रोसेस में सभी प्रोसेस ने अपना लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक स्टार्ट करेगा वो जीरो से स्टार्ट करेगा। सो जब भी कोई इवेंट होगा, सबसे पहला पॉइंट ये बताता है जब भी कोई इवेंट होगा किसी भी प्रोसेस में, वो सबसे पहले अपने मतलब क्लॉक को वन से इंक्रीमेंट करेगा, राइट। और वही टाइम स्टैम्प वो उस इवेंट को दे देगा, ठीक है। सो यही पहला मेरा पहला पॉइंट है। नाउ अब देखो, व्हेन अ प्रोसेस पी आई सेंड्स अ मैसेज एम, सो वो क्या करेगा जब भी हमारा सेंड मैसेज होगा, तो वो क्या करेगा अभी करंट उसका जो टाइम स्टैम्प है, मतलब सेंड इवेंट में जो भी उसका टाइम स्टैम्प होगा वो पिगीबैक कर देगा उस मैसेज में, राइट। वो अपना टाइम स्टैम्प उसमें डाल देगा, टी इक्वल टू एल आई, ठीक है। और जो प्रोसेस रिसीव करेगा उस रिसीव इवेंट को, वो क्या करेगा कि जो भी उसको मैसेज मिला मैक्स लेगा उसका, और जो अभी उस पे जो वो है टाइम उसको जो टाइम स्टैम्प मिला उसका मैक्स लेगा, ताकि वो आपस में सिंक्रोनाइज कर पाए, क्योंकि दोनों में कम्युनिकेशन हुआ है। सो उसको सिंक्रोनाइज करना है कि हाँ, उसे पता है कि सेंड इवेंट पहले हुआ है और मैं रिसीव इवेंट बाद में हुआ है। सो आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए वो देखेगा कि क्या करंटली जहां पे मैं हूँ, जो मेरा जो टाइम स्टैम्प है, क्या वो उसके सेंड से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा जो इवेंट का टाइम स्टैम्प वो ऑलरेडी सेंड से कम है, तो मुझे सेंड से उसको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि सेंड पहले हुआ है। सो इसके लिए वी विल टेक द मैक्सिमम, राइट। सो हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि हाँ, सो लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक का एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दो इवेंट आपस में हैपन बिफोर रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट उन दोनों का टाइम स्टैम्प भी इस तरीके से होगा, एल ऑफ ई विल बी लेस देन एल ऑफ ई प्राइम, राइट। सो बिकॉज ई हैज हैपन बिफोर ई प्राइम, but we cannot say the converse by seeing the timestamp. If L of E has is less than L of E prime, we cannot say E has happened before E prime. तो मैं इसका वो भी दूंगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि क्यों ऐसा है, राइट। सो लेट्स से देख इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कैसे लैम्पोर्ट लॉजिकल वो क्लॉक वो देता है, राइट। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो, एक सेकंड यहाँ पे मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इनिशियली इन यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, और यहाँ पे भी जीरो होगा, राइट। सो जब भी कोई इवेंट होगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं सोचेगा, वो सबसे पहले अपने क्लॉक को वन से इंक्रीमेंट कर देगा और उस इवेंट को वो टाइम टाइम दे देगा, राइट। तो सबसे पहले जीरो से उसने वन किया और उसने ये टाइम दे दिया, राइट। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ, उसने फिर से वन से इंक्रीमेंट किया, सबसे पहले वो इंक्रीमेंट करेगा। अब उसे पता है कि सेंड इवेंट है, तो वो टू यहाँ पे भेजेगा, तो मैसेज में भेजेगा एम वन में पड़ा होगा टू, राइट। एम वन में पड़ा होगा टू। अब पी टू को देखो, पी टू क्या करेगा, पी टू चेक करेगा करंटली उसके पास क्या टाइम स्टैम्प है जब उसको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सबसे पहले वो देखेगा मेरा करंट टाइम स्टैम्प क्या है। अभी उसने देख रहा है कि उसका जीरो है, राइट। उसका जीरो है, और और उसको मैसेज में क्या मिल रहा है टू। सो वो क्या करेगा, मैक्स लेगा जीरो और टू का, राइट। जीरो और टू का मैक्सिमम क्या है, टू है। सो वो टू रखेगा, और उसके बाद देखो, मैं एक चीज लिखना भूल गया कि जब ये मैक्स लेगा उसके बाद ये क्या करेगा, ये वाला रूल फिर से अप्लाई करेगा, यानी ये वाला रूल, एलसी वन मतलब ये वाला रूल, राइट। सो एंड देन अप्लाइज एलसी वन बिफोर टाइम द इवेंट रिसीव एम, राइट। तो वो ये करेगा, राइट। सो उसके बाद क्या करेगा, जीरो और टू, और फिर वो मैक्सिमम लिया टू, और फिर वो इंक्रीमेंट कर देगा वन से, राइट। सो देखो यहाँ पे थ्री हो गया, ठीक है। सो ये पॉइंट क्लियर हुआ, हेलो।
ये वाला पॉइंट। हाँ हाँ ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट फिर से यहाँ पे हुआ, तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, फिर से 1 से इंक्रीमेंट करेगा, राइट। और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, 4 यहाँ पे भेजेगा, राइट। फिर वो यहाँ पे क्या भेजेगा, 4। देन वो क्या करेगा, मैक्सिमम लेगा 1 और 4 का, मैक्सिमम क्या है 4, एंड देन इट विल इंक्रीमेंट बाय 1। इसका मेन आइडिया यही है, देखो इसका मेन आइडिया यही है कि सबसे पहले वो पता करेगा कि जो मैसेज मुझे मिल रहा है, राइट, सेंड से मुझे मैसेज मिल रहा है 4, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे होता, लेट्स से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे होता मेरा 5, जैसे यहाँ पे 1 की जगह होता मेरा 5, राइट। तो वो क्या करता, मैक्सिमम लेता 4 और 5 का, वो उसको बस ये पता होना चाहिए कि जो रिसीव इवेंट है उसको तो पता है कि सेंड से मुझे ज्यादा होना ही है, तो वो सबसे पहले देख लेगा कि अगर ये ऑलरेडी 5 से ज्यादा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ऑर्डर में है। लेकिन सिंस यहाँ पे मेरा 4 ज्यादा है, तो इट विल टेक मैक्सिमम ऑफ 1 और 4, एंड देन इट विल इंक्रीमेंट, सो यहाँ पे 5 हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। लेकिन एक मेन डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है, ये जो प्रोसेस है ए और ई और बी और ई, इन दोनों ने आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, तो हम कुछ नहीं कह सकते इन दोनों के बारे में। सो दे आर कॉन्करेंट इवेंट, सो हम इन दोनों को ऑर्डर ही नहीं कर सकते, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बाय यूजिंग द लैम्पोर्ट क्लॉक। ठीक है, सो लैम्पोर्ट क्लॉक को अगर हम इसको सपोज यहाँ पे हमने इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, इसको, तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, कि हम ये भी नहीं कह सकते ये आपस में कॉन्करेंट है भी या नहीं, राइट। क्योंकि देखो, सो वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। सो सबसे पहले देखो एडवांटेज क्या है, कि एडवांटेज हम इसको जो हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉजिकली ऑर्डरिंग द इवेंट दैट आर रिलेटेड विद हैपन बिफोर रिलेशनशिप। जो भी इवेंट्स हैपन बिफोर रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, हम उनको लॉजिकली ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। So, according to the Lamport logical clock, if E1 has happened before E2, then definitely timestamp of E1 will be less than timestamp of E2. So this is the advantage. But the main disadvantage इसका क्या है कि if timestamp of E1 is less than timestamp of E2, we cannot say whether E1 has happened before E2 or E2 has happened before E1, or whether they are or whether they are even concurrent or not, right? बिकॉज देखो, लेट्स से मान लो कि इसका 1 है और ये सपोज यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे हुआ है, सपोज इस वाले पोजीशन पे कहीं पे हुआ है, राइट। सो अगर हम मान के चले कि तो हम देखेंगे जब भी हम टाइम स्टैम्प कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे इसका तो 1 है, इसका तो 2 है, तो इसको तो पहले होना चाहिए। बट एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में ये इसके बाद हुआ था, राइट। सो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है, राइट। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेज। एंड हाँ, और ये जो डिसएडवांटेज है कि हम मतलब सीधा सीधा टाइम स्टैम्प लेके हम कुछ नहीं डिडक्ट कर पा रहे थे, वो लिमिटेशन हम वेक्टर क्लॉक से दूर कर सकते हैं, राइट। सो वेक्टर क्लॉक में क्या कर सकते हैं हम, जैसे ही हम टाइम स्टैम्प को देखेंगे, हम सीधा कह देंगे कि हाँ, ये आपस में हैपन बिफोर रिलेशन से कनेक्टेड है। और ये भी कह सकते हैं कि अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली दे आर कॉन्करेंट, राइट। बट इसमें हम ये नहीं कह सकते कि दे आर कॉन्करेंट और नॉट, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। ठीक है, ओके। So now let's see vector clock. So vector clock ये जो लिमिटेशन है वो दूर करता है लैम्बर्ट क्लॉक की। जब भी हम इन दोनों का टाइम स्टैम्प कंपेयर करें, हम सीधा ये बोल सके कि कौन ये, क्या ये हैपन बिफोर रिलेशन से कनेक्टेड है या फिर दे आर कॉन्करेंट। तो हम सीधा वेक्टर क्लॉक को कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, सो एक वेक्टर क्लॉक का हम देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। एक पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हमारा क्लॉक होगा वो एन डायमेंशनल होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एन प्रोसेस है आपस में कम्युनिकेट करते हुए, तो हमारा जो वेक्टर क्लॉक का डायमेंशन होगा वो एन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ईच प्रोसेस कीप्स प्रीतम इट्स ओन वेक्टर क्लॉक वी आई विच इज यूज टू टाइम स्टैम्प लोकल इवेंट, राइट। तो वही मैंने बोला। ठीक है, सो प्रीतम लेट्स सी द एल्गोरिदम कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सो इनिशियली क्या होगा, हर एक प्रोसेस का जो वेक्टर क्लॉक में जो वेक्टर होगा वो इनिशियली 0 से असाइन होगा। ठीक है, एंड देन मैं भी पढ़ देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल से बताऊंगा कैसे हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स से सबसे पहले क्या होगा कि जब भी कोई इवेंट होगा वो पर्टिकुलर, जैसे सपोज ith प्रोसेस पे हो रहा है, लेट्स से। ठीक है, तो सबसे पहले पी ith प्रोसेस पे हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने वेक्टर पे जो ith इंडेक्स होगा
उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, वो बाकी इंडेक्स पोजीशन को हाथ नहीं लगाएगा, राइट? सो वो पर्टिकुलर अपने इंडेक्स को हाथ लगाएगा उस वेक्टर में से, राइट? सो उसको इंक्रीमेंट कर दिया उसने 1 से। और मैं इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा कैसे इस चीज की मदद से वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कॉन्करेंट है या फिर हैपन रिलेशनशिप कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई मैसेज है तो हम इसी वेक्टर को पिगी बैक करके दे देंगे, राइट? उसके बाद जो भी रिसीव कर रहा होगा वो क्या करेगा, मैक्स करेगा उसकी प्रोसेस पी आई रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम अ प्रोसेस पीजे, राइट? फ्रॉम अ प्रोसेस पीजे। सो अगर पीजे से एक्सेस करता है तो वो क्या करेगा, प्रोसेस पीआई क्या करेगा, उस अपने वेक्टर वेक्टर क्लॉक के जेथ इंडेक्स पे, राइट? क्योंकि जिससे उसको मिला है, तो पीजे ने भेजा तो जेथ इंडेक्स पे वो देखेगा कि उसके पास अभी क्या करंट वैल्यू है और जो मैसेज आया उसका जे, उसको दोनों का मैक्स लेगा, राइट? सो ठीक है, तो जो भी उसको वेक्टर मिल रहा है उसको टी वेक्टर मिल रहा है पीआई से, राइट? तो वो क्या करे, उसका जे और उसके पास करंटली जो है उसका जे, उन दोनों का मैक्स लेगा और उस जेथ पोजीशन पे सेट कर देगा। सो ठीक है, तो यही हमारा फोर्थ पॉइंट। अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ कैसे हो रहा है। ठीक है, सो हाँ, और एक और चीज इंपॉर्टेंट, पहले एग्जांपल देख लेते हैं फिर मैं ये दोनों पॉइंट बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी वजह से यही खूबी है वेक्टर क्लॉक की लैम्बर्ट क्लॉक से। यही दोनों पॉइंट्स बताते हैं कि क्यों वेक्टर क्लॉक इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना पावरफुल है कि देखते ही हम कंपेयर करते ही बता देते हैं कि मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है कि नहीं। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो इनिशियली यहाँ पे 0 0 0 होगा, यहाँ पे भी 0 0 होगा और यहाँ पे भी 0 0 होगा। और ये बात याद रखना कि जब भी कोई इवेंट उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे होगा तो वो अपने इंडेक्स पोजीशन को ही अपडेट कर सकता है, राइट? ठीक है, जब भी वो इंक्रीमेंट करेगा अपने इंडेक्स पोजीशन को ही करेगा। तो सबसे पहले P1 है, तो पहला इवेंट हुआ, सबसे पहले क्या किया उसने, ये वाला रोल। ठीक है, सबसे पहले वो इंक्रीमेंट करेगा, तो इसने 1 कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इवेंट हुआ, इसने यहाँ पे 2 कर दिया। सब वो यहाँ पे हुआ तो P3 क्या करेगा, अपने इंडेक्स को ही चेंज करेगा। सो यहाँ पे इसने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ, ये इवेंट हुआ, राइट? सो ये इवेंट क्या करेगा, सबसे पहले अपने इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, राइट? ये कुछ नहीं करेगा, इंक्रीमेंट करने वाला काम अपने पोजीशन पे ही होगा, राइट? अपने पोजीशन पे ही होगा हमेशा। अब क्या कर रहा है, ये मैसेज ये 200 M1 में होगा, एग्जैक्टली ये 200, राइट? फिर ये क्या करेगा कि किस में प्रोसेस से मिल रहा है, P1 से मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम लेगा। यहाँ पे इनिशियली क्या था, इनिशियली था 0 1 0, सबसे पहले 0 1 0 हो जाएगा 0 0 0 से, राइट? तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा उसे, 0 1 0 मिलेगा, राइट? देन वो क्या करेगा, उसको मैसेज मिला P1 से, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स को ही देखेगा। तो उसके पास क्या था, यहाँ पे 0 था और उसको मिला क्या, यहाँ से 2 मिला, राइट? तो वो उसका मैक्स लेगा और मैक्स लेके जो भी होगा वो उस इंडेक्स पे वो कन्वर्ट कर देगा, राइट? सो 2, सो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 और 2 का मैक्सिमम 2। और क्योंकि यहाँ पे कोई इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये वाला थर्ड इंडेक्स को कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, राइट? देन ये वाला इवेंट हुआ तो इसने अपने सेकंड पोजीशन को 1 से अपडेट किया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब लेट्स से यहाँ पे जब ये वाला इवेंट हुआ, राइट? तो सबसे पहले इसने क्या किया, अपना ये थर्ड इंडेक्स है उसको 1 से इंक्रीमेंट किया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या मिला, मैसेज में इसको मिला 2 2 0, राइट? M2 में क्या पड़ा हुआ है, 2 2 0। अब P2 और P3 ने आपस में कम्युनिकेट किया है, राइट? सो वो क्या करेगा, ये P3 बस सेकंड पोजीशन को देखेगा। उसके पास इनिशियली क्या था, उसके पास इनिशियली था 0 0 2, राइट? सो 0 0 1 था, फिर यहाँ पे 0 0 2 हुआ। अब ये क्या करेगा, 2 और 0, सेकंड पोजीशन में 2 और 0 को मैक्स लेगा, राइट? सो मैक्स लिया तो यहाँ पे क्या मिला, 2। और फिर यहाँ से इसको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 2 मिला और यहाँ यहाँ और इनिशियली क्या था, यहाँ पे 0 था, तो राइट? सो इट विल टेक मैक्सिमम ऑफ दिस आल्सो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2। तो ये क्या बन गया, 2 2 2, राइट? तो यहाँ तक समझ आया किसी को, ये जो मैंने बताया कि मतलब कैसे ये लिया जा रहा है? कोई डाउट हो तो हाँ हाँ, पूछ लो। क्लियर है ठीक क्लियर है, है। ठीक है, अब देखो, अब अब क्यों वेक्टर क्लॉक इतना पावरफुल है वो देख लेते हैं, राइट? कि क्यों लैम्पोर्ट क्लॉक को हम देख के ये नहीं बता पा रहे थे कि आपस में वो है, मतलब कॉन्करेंट है या नहीं।
लेकिन हम इसको देख के सीधा बता सकते हैं। सबसे पहले ये वाली चीज देख लेते हैं, राइट? कि जैसे दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर आपस में इक्वल कब है? जब उन दोनों वेक्टर के सभी इंडेक्स पोजीशन सेम है, राइट? फॉर ऑल दी इंडेक्सेस 1 to n, ठीक है? v इक्वल टू v प्राइम। नाउ v इज लेस देन इक्वल टू v प्राइम when if and only if vj is less than equal to v prime j for all the index, ठीक है? ये और v is less than v prime when v is less than equal to v prime and v is not equal to v prime। सो देखो इन दोनों बीच का पॉइंट ये है, v लेस देन इक्वल टू v प्राइम में क्या हो सकता है कि हर एक इंडेक्स पोजीशन उसके उस दूसरे वेक्टर के उस करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पोजीशन के लेस देन इक्वल टू से रिलेटेड होना चाहिए। और v इज लेस देन v प्राइम में क्या है? v शुड बी लेस देन इक्वल टू v प्राइम, बट क्या होना चाहिए कि सारे इंडेक्स आपस में सेम नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला कंडीशन नहीं बनना चाहिए, राइट? मतलब सभी इंडेक्स पोजीशन एक साथ सेम ना हो, बट एक मतलब बाकी एक दो आपस में सेम हो सकते हैं। तो दिस इज v लेस देन v प्राइम, राइट? नाउ अगर कोई भी इवेंट E1 हैपन बिफोर रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, E1 और E2, सो वी कैन से दैट V1 इज लेस देन इक्वल टू V2। अगर V1 इज लेस देन इक्वल टू V2 है तो हम कह सकते हैं कि E1 हैज हैपन बिफोर E2। सो ये अभी के लिए ये याद रखना, राइट? और अगर E1 आपस में कॉन्करेंट है तो so neither V1 is less than equal to V2 nor V2 is less than equal to V1। अब ये जो पॉइंट है ना, इस दोनों पॉइंट को हम देख के हम ये बता सकते हैं कि आपस में कॉन्करेंट है या नहीं, ठीक है? अब देखो, सो सबसे पहले क्या हुआ? अब देखो इन दोनों प्रोसेस को देखते हैं। हमें ये पता है कि दोनों आपस में हैपन बिफोर रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, और हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय सिंपली सीइंग देयर वेक्टर वैल्यूज, राइट? वेक्टर क्लॉक वैल्यूज। अब देखो हम इन दोनों को कंपेयर किया, राइट? कि आपस में ए और बी, इस ए हैज हैपन बिफोर बी, तो हम क्या करेंगे? 1 और 2 को कंपेयर किया, यस 1 इज लेस देन 2, 1 is less than equal to 2, 0, yes 0 is less than equal to 2, 0 is less than equal to 0, right? So definitely A has happened before B। so हम सीधा सीधा कंपेयर कर पा रहे हैं, राइट? सीधा सीधा टाइम स्टैम्प को कंपेयर कर पा रहे हैं कि हाँ A has happened before B, राइट? अब देखो इन दोनों में देखते हैं, हमें पता है कि ये सेंड है, रिसीव है, और हमें पता है कि हैपन बिफोर रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं सीधा सीधा टाइम स्टैम्प देख के। 2 is less than equal to 2, yes true। 0 and then 0 is less than equal to 1, right? This is also true, and 0 is less than equal to 0, so definitely B has happened before C, right? अभी और अब देखो यहाँ तक तो सब सही था, यहाँ तक तो लैम्पोर्ट भी बता रहा था, लैम्पोर्ट भी यहाँ पे बता रहा था। अब देखो मेन फंडा यहाँ पे आता है। अब देखो यहाँ पे अब हम सीधा इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि यस दे आर नॉट रिलेटेड विद हैपन बिफोर एंड दे आर कॉन्करेंट। अब देखो क्या होगा, 1 is not less than equal to 0, right? 1 is not less than equal to 0, 0 is less than equal to 0, and here 0 is less than equal to 1। तो हम कह सकते हैं कि v1 is neither less than equal to v2। v1 क्यों नहीं है लेस देन इक्वल टू v2? क्योंकि 1 0 से बड़ा है, राइट? सो ये वाला कंडीशन तो ये वाला तो गया, v1 is not less than equal to v2। क्या ये वाला हो सकता है v2 लेस देन इक्वल टू v1? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? मतलब 1 0 से बड़ा हो, तो ये वाला रिलेशन भी नहीं हुआ। तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि E1 इज कॉन्करेंट टू E2, राइट? तो ये है, ये इसी वजह से हम वेक्टर ब्लॉक कितना पावरफुल है। अब देखो इतना समझ में आया, ठीक है? इतना समझ में आया कि हम सीधा सीधा टाइम स्टैम्प्स को देख के हम सीधा सीधा ये बता पा रहे हैं कि मतलब दोनों आपस में हैपन बिफोर रिलेशनशिप कनेक्टेड है या फिर दोनों 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 कॉन्करेंट है। हम सीधा सीधा टाइम स्टैम्प से बता सकते हैं, राइट? ठीक है, समझ आया ना इतना? जी वाले पॉइंट फिर से क्लियर कर देना, ए और ई वाला। हाँ समझ आ गया, पर ये कंकरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको तो ये भी नहीं बता पा रहा ना। कौन ये बता पा रहा है वेक्टर क्लॉक? जैसे देखो ई और ए का ये नहीं बता पा रहा। देखो मैं बता रहा हूँ ना, देखो ए और ई में क्यों बता पा रहा है कि ये कॉन्करेंट है। देखो मैंने बता दिया कि कॉन्करेंसी का क्या रूल है। कॉन्करेंसी इवन कंकरेंसी बता पा रहा है ना, वो हैपन हाँ बिफोर में नहीं है। हाँ नहीं नहीं, ये तो डेफिनेटली देखो ये नहीं बता पाएगा, डेफिनेटली ऑर्डरिंग नहीं बता पाएगा, ऑर्डर तो हाँ वेक्टर ब्लॉक भी नहीं बता पाएगा।
बट ठीक है, लेकिन ये तो फायदा है ना कि मतलब टाइम स्टैम्प, देखो ऑर्डर तो डेफिनेटली क्यों नहीं बता पाएगा, खुद लॉजिकली सोचो कि जो इवेंट ने आपस में कम्युनिकेट किया ही नहीं, राइट? दो P1 और P3 अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग स्पीड से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ए और ई ने आपस में कम्युनिकेट किया नहीं, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि ई पहले हुआ है, ई बाद में हुआ है। लेकिन अगर दो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें पता है कि सेंड इवेंट हमेशा रिसीव से पहले होगा। तो यही तो लॉजिक है, मतलब ठीक है, ऑर्डरिंग ठीक है, का। ठीक है, समझ गया। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, और हाँ, जो हाँ, उन्होंने पूछा था फिर से मैं ये वाला दोनों बता देता हूँ, ठीक है? फुट आउट था, देखो, 1 is greater than equal to 0, right? So definitely A is not happened before E, so यानी V1 is not less than equal to V2, क्योंकि 1 is greater, right? ये वाला पॉइंट गया। और क्या V2 लेस देन इक्वल टू V1 है? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, 1 is greater than V2, so definitely ये भी नहीं है, right? So definitely E1 और E2 concurrent हो गए। हाँ, क्लियर ठीक हो है, गया, क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखो, अब ये जो मैं बता रहा था, ये जो दो पॉइंट है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसी पॉइंट की वजह से वेक्टर क्लॉक कितना पावरफुल है, राइट? देखो, वी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का जो वेक्टर क्लॉक पे जो ith इंडेक्स होता है, वो एक्चुअली में बताता क्या है, वो एक्चुअली इंडिकेट क्या करता है? वो सिंपली ये बताता है कि कितने इवेंट्स उसने टाइम स्टैम्प किए हैं, राइट? देखो, जब भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे एक इवेंट होगा, वो क्या करता है, उस अपने मतलब अपने इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट करता है। यहाँ पे ए हुआ, उसने 1 से इंक्रीमेंट किया, बी हुआ, 1 से इंक्रीमेंट किया। तो ये वाला पोजीशन, ith पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस किया, ये बता रहा है कि कितने इवेंट उसने उसने खुद टाइम स्टैम्प किए, राइट? उसने खुद टाइम स्टैम्प किए, ये वो ये बताता है। अब देखो, तो जो जितने भी प्रोसेसेस होंगे, उसमें क्या है, वो अपने पर्टिकुलर इंडेक्स को ही अपडेट करता है, ठीक है? और लैम्पोर्ट में ऐसा नहीं था। लैम्पोर्ट क्या करता है, लैम्पोर्ट उसके पास एक ही डायमेंशन है, राइट? तो वो अपडेट उसी पर्टिकुलर वैल्यू को करता है। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है? अब देखो, ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब भी कोई मैसेज मैसेज पास होता है, ठीक है? तो अब देखो, एक पर्टिकुलर आयत वेक्टर के जेथ, मतलब उस एक वेक्टर, एक पर्टिकुलर वेक्टर क्लॉक का जेथ इंडेक्स ये बताता है। जेथ इंडेक्स ये बताता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितने इवेंट्स ने इसको वो किया, इन अफेक्ट किया, राइट? सो मैं बताता हूँ कैसे, ये बहुत ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा समझना, ठीक है? अब देखो, जब भी यहाँ से मैसेज आया, राइट, सपोज यहाँ पे 200 हुआ, तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, तभी ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है 2, ये इसको मिला, राइट? तभी तो इसको मिला। और 2 क्या बता रहा है, 2 इसको सी, ये जो इवेंट सी है, इसको ये बता रहा है कि मेरे से पहले यहाँ पे दो प्रोसेस हो चुके थे P1 में, ठीक है? तो उसको ये वाली इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है कि हाँ, कि इससे पहले ये दो इवेंट हो चुके हैं। तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, वो अपने वेक्टर क्लॉक में शो कर देता है, अपने वेक्टर क्लॉक में स्टोर कर लेता है। और इसी वजह से जब हम बी और सी के वेक्टर क्लॉक को कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, सो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं आ, कि ये दोनों हैपन बिफोर, मतलब जैसे सपोज कि बी और सी ने आपस में कम्युनिकेट किया, तो कम्युनिकेट किया, इसी वजह से ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंची। और इसी इंफॉर्मेशन के पहुंचने की वजह से जब भी हम ये वाला रूल कंपेयर करते हैं ना, तो ये वाला रूल ट्रू हो जाता है, राइट? ये वाला इवेंट ट्रू हो जाता है। क्यों ट्रू हो जाता है? क्योंकि देखो, अगर ये दोनों आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर रिलेटेड विद हैपन बिफोर रिलेशनशिप। तो ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंची, और ये वाला, तो इस वजह से ये वाला रूल वो हो जाता है, मतलब अप्लाई हो जाता है, और ये हम वो कर पाते हैं डिटेक्ट कि हाँ, ये दोनों आपस में हैपन रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, ठीक है? ये थोड़ा मतलब ट्रिकी है समझना, ठीक है? अब देखो, अब क्या है कि ये इन दोनों ने आपस में कभी कम्युनिकेट किया ही नहीं, ठीक है? सो आपस में इन दोनों ने कभी कम्युनिकेट किया नहीं, तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाला जो डायमेंशन का जो इन्फॉर्मेशन है, ये वन वन यहाँ तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है? वन यहाँ तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो डेफिनेटली ये वाला जो रूल है ना, ये वाला जो रूल, ये दूसरा वाला, ये हमेशा फेल होगा, राइट? ये हमेशा फेल हो जाएगा, बिकॉज अगर दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो वाली इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचेगी, टू यहाँ तक पहुंचेगा, टू यहाँ तक पहुंचेगा। सपोज देखो, यहाँ पे देखो,
सो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ पे आया, राइट, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन आया, यानी ये बता रहे हैं कि P1 के दो इवेंट्स ऐसे हैं जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया। तो ये अगर ये कम्युनिकेशन होता ही नहीं तो ये 2 यहाँ तक कभी पहुंचता ही नहीं, राइट। सो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा, और जब हम इस वेक्टर को और या फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वजह से क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। सो हम कह सकते हैं बी इज हैपन बिफोर ई। तो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है ना, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम ऑर्डर कर पा रहे हैं, और कम्युनिकेशन होने से ही ये जो वैल्यूज है यहाँ तक पहुंच पा रही है। ठीक है, ये समझ में आया। अगर देखो ए और ई ने कम्युनिकेट किया ही नहीं तो ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंची ही नहीं। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंची ही नहीं, इन दोनों ने कम्युनिकेट किया ही नहीं, ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंची ही नहीं। सो डेफिनेटली ये फेल होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, बस अपने इंडेक्स को इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये वाली पोजीशन कभी भी यहाँ पे अपडेट नहीं होगी। ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, ये जीरो है, जीरो ही रहेगा। समझ रहे हो? तो डेफिनेटली ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, मतलब ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी और E1 कॉन्करेंट हो जाएगा E2 के। अब ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं? थोड़ा ट्रिकी होगा मुझे पता है, बट यही इसका पावर है वेक्टर क्लॉक का, ये समझ गया भाई, डायमेंशन। मतलब कि इस तरह से देखना चाह रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे जैसे जीरो मिल रहा है अगर हमें उसका वेक्टर, हाँ हाँ, ये क्या जैसे करेगा, ई में सपोज देखो हमें देखो जीरो मैं, जीरो मिल रहा है, मतलब कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली P1 और P2 से रिलेटेड नहीं है। हाँ हाँ देखो, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मतलब ये है ना कि अगर दो इवेंट आपस में कभी कम्युनिकेट करी मतलब करे ही नहीं, तो डेफिनेटली हम उसको उनको ऑर्डर कर ही नहीं सकते, जो लैम्पोर्ट ने ऑब्जर्व किया था पहले। ठीक है, वो कभी ऑर्डर कर ही नहीं सकते। इसी वजह से देखो, इन दोनों ने कभी ए और ई ने कभी कम्युनिकेट किया ही नहीं, तो ये वाली इंफॉर्मेशन इसने कितने P1 ने कितने इवेंट किए, तो ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंची ही नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हो? इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट किया ही नहीं कभी, तो डेफिनेटली दे विल बी कॉन्करेंट, राइट। और इसी वजह से हमने ये 3 डायमेंशंस लिए हैं। ठीक है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया फिर से मैं बता सकता हूँ। और इसमें वो जो डायग्राम टाइमलाइन डायग्राम पे, इसमें हम्म, हम डी और ई को भी कॉन्करेंट बोल सकते हैं क्योंकि उसका थर्ड वाला वेक्टर जीरो है हाँ, कौन सा डी और ई को? हाँ हाँ हाँ, है डेफिनेटली। ना? है हाँ ना? ठीक है, डेफिनेटली, ठीक, इन दोनों समझ ने गया समझ कभी गया। कम्युनिकेट किया, हाँ हाँ। ठीक है, और किसी को पूछना है फिर से? ठीक है, मतलब अब इस हिसाब से सी का अगर मैं देखूं तो वो बी से आगे है, मतलब बी का वेक्टर छोटा है सी से। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया मेरे को। देखो, इन दोनों ने कभी कम्युनिकेट किया तो देखो ये वाला कंडीशन फेल हो गया, राइट। ये वाला था, ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन, तो डेफिनेटली दे आर नॉट कनेक्टेड। हाँ, कम्युनिकेशन होना जरूरी है उनको। कम्युनिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यही है कि मतलब ऑर्डरिंग अगर करना है तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी तो वो हैपन बिफोर रिलेशनशिप कनेक्टेड हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं जानते, दे आर कॉन्करेंट, वी डू नॉट नो अबाउट देम, राइट। ठीक है, बस ये है। अब देखो, एक और चीज शायद मैंने यहाँ पे डाली, हाँ। अब देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखो, Lamport advantage of vector clock over the Lamport clock is that by simply looking over their timestamp, yeah, logical values, we can say that whether the two events are related with a happen before relationship or not. ठीक है, जो कि डिसएडवांटेज था लैम्पोर्ट क्लॉक का। मैं एक और बता देता हूँ, लैम्पोर्ट क्लॉक में ऐसा क्यों नहीं है। देखो लेट्स से यहाँ पे 1 है, सो डेफिनेटली अगर 1 मेरे यहाँ पे भी हो सकता था, राइट। तो डेफिनेटली बाय सीइंग देयर टाइम स्टैम्प हम ये नहीं बोल सकते कि आपस में कॉन्करेंट है या नहीं, बिकॉज देखो 2 और 3 को देख के तो अगर हम मानते हो कि अगर मैं ये वाला कन्वेंशन यूज कर लूं कि अगर टाइम स्टैम्प ज्यादा है तो वो उसके बाद में हुआ है, तो अगर ये मैं मान लेता हूँ लैम्बर्ट क्लॉक, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, बी और सी तो चलो ठीक है, लेकिन मान लो कि ये जो 1 है वो एक्चुअली में यहाँ पे हो रहा होता, राइट। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके हिसाब से तो लगेगा कि बी बाद में होना चाहिए। बट हुआ क्या है, बी तो 1, ई तो बाद में हुआ है इसके एक्चुअल में, मान लो। सो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, टाइम स्टैम्प को देख के आप डिटेक्ट करना, वो लैम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था। बट वेक्टर क्लॉक सीधा सीधा बोल सकता है कि दोनों कॉन्करेंट है या नहीं। ठीक है, so ठीक है, so right, so by seeing the vector clock, if v of e1 is less than equal to v2, तो definitely e1 is happen before e2।
ठीक है, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ लैम्पर्ट क्लॉक। नाउ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। वेक्टर, हाँ, वेक्टर टाइम स्टैम्प का एक मेन डिसएडवांटेजेस होता है स्टोरेज, राइट, बिकॉज हर एक प्रोसेस को मतलब n डायमेंशनल वेक्टर स्टोर करना पड़ा है। सपोज n अगर बहुत ज्यादा लार्ज है तो स्टोरेज अमाउंट बहुत ज्यादा जाएगा, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। और चैरोन बॉस ने ये बताया था कि अगर आपको ये बताना है कि टू प्रोसेस कॉन्करेंट है या नहीं, बाय नोइंग देयर, बाय इंस्पेक्टिंग देयर टाइम स्टैम्प, देन डायमेंशन n इज अनअवॉइडेबल। वही बात जो लैम्पोर्ट ने क्या किया था, उसने वन डायमेंशनली यूज किया था, बट इसने, चैरोन बॉस ने ये बता ही दिया था कि अगर आपको टाइम स्टैम्प को कंपेयर करके ये बताना है कि दोनों प्रोसेस कॉन्करेंट है या नहीं, या फिर दे आर रिलेटेड विद हैपन रिलेशनशिप, तो आपको एन डायमेंशन यूज करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उसने भी यही बताया था। और उसके बाद कुछ टेक्निक्स ऐसे भी हैं कि आप डायमेंशन थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन विद द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग पावर, राइट। सो यहाँ पे देखो, हाउएवर however some techniques are there where we can use this small amount of data but at the expense of higher processing, right, so which is not required. So this is also one of the disadvantage, right, because हमारे पास कोई टेक्निक है भी जिससे हम स्मॉल डायमेंशन यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रोसेसिंग पावर थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो यही थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और तो हमारे जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स लॉक के बारे में, ठीक है। तो अगर अभी किसी को डाउट हो तो आप पूछ लो, वरना खत्म करते हैं। नहीं भाई, डाउट तो नहीं है कोई। चलो भाई, क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया बताया। हाँ चलो भाई, भाई। ठीक है भाई, चलो मैं बंद करता हूँ। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया तूने। ठीक है हाँ भाई। मतलब वो जो मेन जो चीज होती है ना कि मतलब कैसे हो रहा है, बस वही चीज है।